इस कहानी के लेखक है जय हिंद कुमार और इस कहानी का शीर्षक है यक्षिणी का मायाजाल। इस कहानी में थोड़ा बहुत गाली गलौज का प्रयोग किया गया है, तो कृपया कानों में रुई, जबान फिसल गई, मेरा मतलब है हेडफोन लगा लें। देखो यार, अगर तुम्हारी भूतों से फटती है तो मैं तुमसे केवल ये बोलूंगा कि तुम ये कहानी ना ही सुनो तो अच्छा है। और पिछली वीडियो में 10 मिलियन व्यूज लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक कर रहा हो यार, 10 मिलियन छोड़ो, 100 व्यूज भी नहीं आए थे यार। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो तुम लाइक क्यों नहीं करते हो? तुम लाइक करोगे तभी तो YouTube इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, अभी तैर के वापस आया, तो ये सब छोड़ो, चलो कहानी सुनते हैं। विक्रम, राघव, पुनीत, राज और रोहन, ये पांचों बहन के लौड़े दोस्त बेंगलुरु की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जो दिन रात बस गधों की तरह काम और बस काम ही किया करते थे और शाम को थके घर पे पहुंचते थे और खाना खा के सो जाते थे। फिर सुबह उठते थे और फिर से दिन भर के लिए वही सब चुतियापे अपनी इस झांटू जिंदगी से थक चुके थे, या यूं कहें कि उनकी जिंदगी के लौड़े लग चुके थे। एक दिन शाम को जब वो अपने अपने घर जा रहे थे, तभी विक्रम कहता है, साला ये भी कोई जिदंगी है, रोज गधों की तरह दिन भर काम करो और रात को जाओ। इस पर पुनीत बोला, तू सही बोल रहा है यार, आखिर हमें इतना काम करने के बाद भी मिलता क्या है? सिर्फ 15,000 रुपए, आखिर इससे क्या ही हो जाएगा? इस पर राज बोला, यार मैं तो थक चुका हूं, मैं सोच रहा हूं कि कहीं घूमने जाऊं। तभी रोहन धीमे स्वर में बोला, यार क्यों ना हम पांचों कहीं घूमने चले? तभी उसकी बात काटते हुए राघव ने कहा, हाँ राज, तूने सही कहा, यह अच्छा आइडिया है, हमें साथ में कहीं घूमने जाना चाहिए। इस पर विक्रम ने कहा, पर साले हम जाएंगे कहां? इस पर राघव हंसते हुए बोला, इसकी चिंता तू मत कर भौसड़ी के, तुम लोग बस चलने की तैयारी करो। राज बोला, अबे गांडू, वो सब तो ठीक है, पर हम जाएंगे कहां? इस पर राघव बोला, ऐसा समझ लो कि ये एक सरप्राइज है, तुम लोग बस चलने की तैयारी करो, मजा आएगा, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और ट्रिप पे जाने का फैसला करते हैं। राघव मन ही मन कई जगहों पर विचार करते हुए आखिरकार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का चयन करता है, क्योंकि उसने पहले भी ये सुन रखा था कि ये गांव बहुत सुंदर है, जिसका नाम था महुआ गांव। भाई लोग रुको जरा, मैं पहले ही बता दूं कि ये कहानी काल्पनिक है, और ये क्या लगभग हर कहानी काल्पनिक ही होती है। तो अगर सच में कोई इस गांव से है तो गाली मत देना प्लीज, और कहानी सुनते रहो, आगे डर भी लगेगा, क्योंकि ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, इसलिए राघव को यहां जाना अच्छा लगता है। सुबह होते ही पांचों दोस्त किराए की एक कार लेते हैं और महुआ गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर वो हंसी मजाक करते जा रहे थे और इस वजह से उनका सफर मजे में बीत रहा था। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और शाम होने वाली थी। वो लोग आपस में इस बारे में बातें कर रहे थे कि अब तो शाम होने वाली है और हम महुआ गांव पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग गांव तो पहुंच जाएंगे, पर रुकेंगे कहां? क्योंकि वो लोग महुआ गांव पहुंचने के करीब थे। थोड़ी देर बाद राघव बोला, अबे साले, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? गांव के लोग बहुत ही भोले होते हैं, कोई ना कोई हमें अपने घर रख ही लेगा, वैसे भी हम फ्री में थोड़े रहेंगे। तभी अचानक राघव गाड़ी का ब्रेक दबाता है और सबको जोरदार झटका लगता है। तभी रोहन गुस्से से कहता है, अबे तू कैसे गाड़ी चला रहा है, हमारी जान लेगा क्या? इस पर राघव बोला, यार मैंने अभी गाड़ी के सामने कुछ तो देखा। तभी विक्रम बोला, अबे तुझे दिख नहीं रहा कि हम जंगली रास्ते पे है, कोई जानवर होगा, चल तू गाड़ी निकाल। राघव बोला, डर नहीं यार, वो कोई जानवर नहीं था, मैंने देखा उसे, वो कुछ और ही था। इस पर पांचों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरते हैं और गाड़ी के आगे जाकर देखते हैं, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पर विक्रम कहता है, बोला ना कुछ नहीं है, अब चल यहां से, हमें अभी तेरे महुआ गांव भी तो पहुंचना है। साला पता नहीं कितनी दूर है ये तेरा महुआ गांव। इसके बाद वो पांचों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन राघव जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसे फिर से कुछ दिखाई देता है और वो डर जाता है, क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बाकी चारों दोस्त उस पर गुस्सा करते हैं। विक्रम गुस्से से राघव के हाथ से गाड़ी की चाबी छीन लेता है और कहता है, साले फट्टू, तू जा पीछे बैठ। अब इसके बाद विक्रम गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है।
लेकिन ये क्या, वो चाहे कितनी भी बार गाड़ी की चाबी को घुमाता पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते जब वो थक गया तब उन्हें लगता है कि गाड़ी शायद ठंडी पड़ गई है, इसलिए शायद अब गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा तभी ये चलेगी। विक्रम गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और बाकी चारों दोस्त धक्का देने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होती है। इस पर राज बोलता है, अबे यार ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई। फिर पुनीत कहता है, अबे ये जंगली इलाका है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सब छोड़, हमें रात होने से पहले जल्दी गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। वो चारों खूब धक्का लगाते हैं पर गाड़ी 1 इंच भी खिसकने का नाम नहीं ले रही थी और वो पांचों अब इस जंगल में पूरी तरह से फंस चुके थे। सूरज डूबने ही वाला था और रात होने वाली थी। वो चारों ये सोच ही रहे थे कि यहां से कैसे निकला जाए। तभी अचानक राघव नीचे की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाता है। बाकी चारों दोस्तों की नजर भी गाड़ी के नीचे पड़ती है। उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखते हैं कि गाड़ी के नीचे टायर के पास एक सड़ी हुई लाश पड़ी है जिससे भयानक बदबू आ रही है। वो पांचों ये नजारा देखते ही गाड़ी को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। पूरे जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो लोग जैसे जैसे भाग रहे थे उनकी धड़कड़े डर के मारे और भी तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग जैसे जैसे जंगल के बाहर आ रहे थे उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई भयावह आवाज जोर जोर से हंसते हुए उनका पीछा कर रही है। जंगल अब खत्म होने वाला था, इसलिए वो लोग भागते भागते जैसे तैसे करके जंगल के पास वाले एक गांव में घुस जाते हैं। वो लोग बहुत देर से भाग रहे थे पर यह सबसे अजीब बात थी कि उन्हें वहां अब तक ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिखाई दिया था। भागते हुए वो लोग गांव में पहुंचे। उस गांव में पूरा सन्नाटा था। अभी केवल रात हुई थी पर उस गांव का नजारा ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो लोग किसी कब्रिस्तान में आ गए हों। वो लोग डर के मारे भाग ही रहे थे कि तभी पीछे से दबे हुए स्वर में एक आवाज आई, रुको, तुम सब कहां जा रहे हो? अंदर आ जाओ वरना सब मारे जाओगे। वो लोग इतना डरे हुए थे कि उन्हें रात के छोटे जीवों की आवाज से भी डर लग रहा था। तभी विक्रम हिम्मत करते हुए पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे वाले घर की खिड़की से लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी झांक रहा है और उन्हें रुकने को बोल रहा है। वो सब हिम्मत करते हुए रुकते हैं। उस बूढ़े इंसान को देखते ही उन पांचों के जान में जान आती है और वो पांचों हिम्मत करते हुए उस बूढ़े के करीब जाने लगते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम सब सोच क्या रहे हो? जल्दी अंदर आओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनते ही जल्दी से वो लोग उसके घर में घुसने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी राघव को दरवाजे पर ही रोक देता है और कहता है, बेटा रुको, तुम्हारे पैर गंदे हैं, पहले तुम पैर धो लो फिर अंदर आना। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी उन चारों घर के अंदर ले जाता है और एक लोटा पानी लेकर आता है और उसे तुरंत राघव के शरीर पर फेंक देता है। ऐसा करते ही राघव का शरीर फौरन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। ये सब देख वो बाकी बचे चारों दोस्त घबरा जाते हैं और उनमें से पुनीत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी को मारने लगता है। तभी वो बूढ़ा भी गुस्से में आकर पुनीत को धक्का दे देता है जिससे पुनीत कुछ दूरी पे जाकर गिरता है। फिर वो बूढ़ा आदमी गुस्से से कहता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो यक्षिणी का माया जाल था जो तुम सबको निगल जाता। तुम सब शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा, वो तो पहले ही मर चुका है। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। जो तुम्हारे साथ में आया था वो यक्षिणी का बुना माया जाल था। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। इसके बाद पुनीत का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है और फिर उन चारों ने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उस बूढ़े आदमी को एक एक करके बताया। उन चारों की बातें सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सब पूरी रात होने से पहले ही उस जंगल से बाहर आ गए। तुम्हारा दोस्त तो तभी मर चुका था जब पहली बार उसने कुछ देखा था। यक्षिणी ने उसे अपना सौंदर्य दिखाकर पहली बार में ही उसकी इच्छाओं से उसे मोह लिया था और अपने माया जाल में कैद कर लिया था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जो लाश देखी थी वो तुम्हारे दोस्त राघव की ही थी? इतना सब सुनने के बाद राज ने दबे स्वर में पूछा, बाबा ये यक्षिणी कौन है?
हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है और उसने हमारे दोस्त को क्यों मारा? इस पर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, जहां से तुम लोग जिंदा वापस लौट कर आए हो वो जंगल कोई सामान्य जंगल नहीं है। उस जंगल में एक श्रापित यक्षिणी का निवास है। ऐसा कहते हैं कि वो पहले स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा हुआ करती थी, जिसके रूप और सौंदर्य की प्रशंसा और वर्णन कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो कभी जीवित वापस नहीं लौटा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यक्षिणी एक साधु की तपस्या को भंग करने के कारण श्रापित हो गई और आज भी वो इस जंगल में रहती है और कुंवारे मर्दों को अपना शिकार बनाती है। इतना सब सुनने के बाद वो चारों दोस्त वही उस बूढ़े के घर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रुको, कहां जा रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं जो इस कहानी को सुन रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। पर जाने से पहले यार, इसे बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। चैनल को सब्सक्राइब भले मत करना, पर कम से कम एक लाइक तो करके जाना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां आती रहेंगी।